नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। दिल्ली की सियासत में जब से केजरीवाल का उदय हुआ है, बंगले की कहानी साथ साथ चलती है। कभी केजरीवाल सरकारी बंगला नहीं लेने के वादे की वजह से चर्चा में रहे, तो कभी सीएम बनने के बाद बंगले पर हुए खर्च को लेकर। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके केजरीवाल सीएम का सरकारी बंगला छोड़ने वाले हैं, लेकिन यहां से फिर वो एक नए बंगले में शिफ्ट हो गए। यह बंगला उनकी पार्टी के एक सांसद का है। इसके साथ ही आज बात होगी बिहार से उस खबर की, जहां सीएम नीतीश कुमार के एक मंत्री ने उनके प्रधानमंत्री बनने की दुआएं की हैं और दावा किया है कि वो जल्द कबूल भी होगी, क्योंकि सत्ता की चाबी जेडीयू के पास है। इसके साथ ही बात हरियाणा की, जहां चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी तंवर के भंवर में फंस गई है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की, जहां केजरीवाल कल नए बंगले में प्रवेश करने वाले हैं और बंगले पर होने वाली राजनीति भी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल कल यानी 4 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री आवास यानी सिविल लाइंस का 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला खाली करेंगे तो कहां जाएंगे, किस बंगले को ठिकाना बनाएंगे। पितृपक्ष बीता तो इन सवालों के जवाब भी मिल गए, और जवाब है दिल्ली के फिरोज शाह रोड का बंगला नंबर 5। पुराने बंगले में पितृपक्ष गुजार चुके अरविंद केजरीवाल 4 अक्टूबर को नवरात्र के शुभ मुहूर्त में इसी बंगले को अपना आशियाना बनाएंगे। इसी में बैठकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और यहीं रहते हुए दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। ये बात अब पूरी तरह पक्की हो चुकी है। और उस समय उन्होंने बोला था श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे मैं एक नए आवास पे शिफ्ट होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उनको न्योता भी दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा, और वो फिरोज शाह रोड 5 नंबर मकान है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी 17 सितंबर को छोड़ी थी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री आवास खाली करने का ऐलान कर दिया था, और तभी से उनके लिए नए बंगले की तलाश भी शुरू हो गई थी। ये तलाश फिरोज शाह रोड के जिस बंगला नंबर 5 पर खत्म हुई है, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का है। जो अशोक मित्तल है वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो पंजाब में रहते हैं, और कभी कभी उनका यहाँ आना होता है। और अशोक मित्तल ने खुद से ही अरविंद केजरीवाल को ये कहा था कि वो चाहें तो उनके इस सरकारी आवास में रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जगह इसलिए भी काफ़ी मुफीद मानी जा रही है क्योंकि लुटियन जोन का इलाका है, बेहद सुरक्षित इलाका है। कई दूसरे ऑप्शन भी थे, लेकिन केजरीवाल ने इसी बंगले को चुना, तो इसके पीछे कुछ खास वजहें थी। केजरीवाल अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं रहना चाहते थे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का दफ्तर चंद मीटर की दूरी पर है। माता पिता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ग्राउंड फ्लोर का ऐसा ही बंगला चाहते थे। कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा। मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। ये बंगला केजरीवाल की रजामंदी के बाद ही उनके लिए फाइनल किया गया है, लेकिन उनकी रिहाइश यहाँ कितने दिन रहती है, इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि 2025 के फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, और अगर वो चुनाव जीत गए तो केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले सीएम हाउस में ही लौटना पसंद करेंगे। और अब बात बिहार की, जहां नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर एनडीए के भीतर ही तनातनी हो गई। दरअसल एबीपी न्यूज से बात करते हुए जमा खान ने कह दिया कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री वो बनेंगे और मेरी दुआ जल्द कबूल भी होगी। नीतीश के मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र की सत्ता की चाबी जेडीयू के पास है और पूरा विपक्ष नीतीश को पीएम बनाने के नाम पर सहमत है। इस पर बीजेपी भड़क गई। उसने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए फिलहाल
कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष अब इस पर चुटकी ले रहा है। तो दुआ भी करता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरे नेता नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे, ताकि एकदम कई पार्टी के लोग हैं, सब लोग कहता है कि ऐसे नेता को जरूरत है देश में। अच्छा ये बताइए सर, अभी भी तो केंद्र की सत्ता की चाबी नीतीश के पास है हमेशा रहेगी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मार दिया, तो नसरुल्लाह इफेक्ट चल रहा है हर जगह। कुछ से कुछ लोग बोलते जा रहे हैं। जगह है क्या प्रधानमंत्री पद के लिए? जाएं कांग्रेस से बात करें, बाकी लोग से बात करें। नीतीश जी बताएंगे उनको बात करने का क्या है। बीजेपी जेडीयू के बीच में सांप नेवले की लड़ाई चल रही है। बीजेपी चाह रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना। अब इस बात का आभास एहसास जेडीयू को है, तो अब एक नया राग अलाप रही है। मुख्यमंत्री का कुर्सी पहले बचाएं। देखिए, लड़ाई कोई भी हो, इसका आखिरी दौर क्लाइमैक्स का होता है। आज हरियाणा के चुनावी मैदान में यही दिखा। यह क्लाइमैक्स अंतिम बाजी चलने का था। राज्य में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार थमने के कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता अशोक तंवर पार्टी के प्रचार मंच से उतरकर सीधे कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए और यहां पार्टी का पटका पहन लिया। जो अशोक तंवर घंटे भर पहले बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, वो अब कांग्रेस की वफादारी की कस्में खाते रहे। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नूंह में पगड़ी बांधकर मैदान में उतरे राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाया और 5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर राजनीति के कई घाट घूमने के बाद 1 घंटे पहले तक बीजेपी का प्रचार कर रहे अशोक तंवर एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। अशोक तंवर एक जमाने में राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। फरवरी 2014 में उन्हें हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा माना जाता था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद अशोक तंवर ने अपना मोर्चा बनाया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। फिर करीब साल भर वो टीएमसी में रहे। 4 अप्रैल 2022 को टीएमसी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और फिर इसी साल 20 जनवरी को बीजेपी चले गए। खास बात यह है कि अशोक तंवर ने जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तकरार के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, उन्हीं हुड्डा के हाथों पटका पहनकर पार्टी में वापसी भी की। भाजपा के नेताओं की, दलित नेताओं की का कितना अपमान हो रहा होगा कि चुनाव से एक दिन पहले अशोक तंवर जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। आज ही अशोक तंवर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए तो क्या हो गया? भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत से बनाएगी। चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर की घर वापसी को कांग्रेस के लिए वो बोनस पॉइंट बताया जा रहा है जो उसे सैलजा फैक्टर से निपटने में भी मदद कर सकता है। अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी से पहले हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब तमाम नेता प्रचार में जुटे थे, उस दौरान कुमारी सैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी। दरअसल कांग्रेस के बड़े दलित चेहरों में गिनी जाने वाली कुमारी सैलजा हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद से नाराज बताई जाती हैं। वो इशारों में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा भी पेश कर चुकी हैं। ऐसे में शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को दलित वोटरों के खिसकने का डर सता रहा था। ऐसे में अशोक तंवर की घर वापसी करवाकर कांग्रेस ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश तो की ही है, साथ ही शैलजा को भी मैसेज दे दिया है। वही कांग्रेस के भीतर चल रहे शह और मात वाले इस खेल से अलग आज हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार जुबानी जंग हुई। नूंह में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया तो योगी ने 250 किलोमीटर दूर शाहबाद से कांग्रेस के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे। नफरत की नहीं, मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी।
समाज को बांटना, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। देखिए, आम दिनों में बेमोल चीजें चुनावी मौसम में अनमोल हो जाती हैं। चुनावी तस्वीरें भी बोलने लगती हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ। कल दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था। आज इस गैंग के आरोपी का नाम बीजेपी ने कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। अपने दावे के समर्थन में पार्टी ने कुछ तस्वीरें भी पेश की, जिस पर हरियाणा में चुनावी कोहराम मच गया। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने इस शख्स का नाम बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 500 किलो से ज्यादा कोकीन पकड़ी गई। हजारों करोड़ की कीमत बताई गई। किंगपिन तुषार गोयल सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अब इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोपी तुषार गोयल को बीजेपी ने कांग्रेस से जोड़ दिया है। इससे हरियाणा का चुनावी माहौल गर्मा गया। कि इसका जो मुख्य आरोपी वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। किस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के साथ तुषार गोयल की तस्वीर सामने रखकर एक साथ कई तीर दाग दिए। गुरुवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और इस मुद्दे पर माहौल गर्मा गया। एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था। 5,600 करोड़ रुपए और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है। फोटो अनिल जैन के साथ भी है। अनिल जैन के साथ भी फोटो से क्या मतलब? तो कैसा फोटो से क्या? मुद्दा गरमाया तो यूथ कांग्रेस ने इन आरोपों को सफेद झूठ बताया। सफाई दी कि तुषार गोयल को 17 अक्टूबर 2022 को ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया गया था। तब के बाद कांग्रेस से उसका कोई नाता नहीं है। बीजेपी कुछ भी कहती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मिलिटेंट्स में जिनका हाथ है, उनकी फोटो अमित शाह के साथ है। तो हम ये माने कि अमित शाह का देश में जो टेरर है या मिलिटेंसी बढ़ाने में उनका हाथ। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति में क्या तनातनी है, यह सवाल हर दिन बड़ा होता जा रहा है। पहले सीएम एकनाथ शिंदे के अमित शाह से मुलाकात न करने की खबरें सुर्खियों में रही और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के अलग अलग सुर चर्चा में। पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में महायुति के भीतर सब ठीक नहीं। ये सवाल उन चर्चाओं के गरमाने के बाद उठा जिसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं की। शाह के दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री शिंदे देर रात सतारा से मुंबई लौटे थे। अगले दिन मुलाकात की चर्चा थी, लेकिन कहा गया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं और एक बार फिर शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात नहीं हो पाई। अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच दोबारा बैठक हुई, जिसमें शिवसेना शिंदे का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे आखिर शाह से क्यों नहीं मिले, इसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीपी ने अमित शाह से अपने सिटिंग विधायकों की 40 की संख्या से कम 10 सीटें ज्यादा देने की गुजारिश की। इनमें से कुछ सीटें शिवसेना शिंदे गुट की हैं, जो एकनाथ शिंदे देने के लिए तैयार नहीं। इसी मुद्दे पर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे अमित शाह से करीब 4 बार मिले। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंडे की दिशा अलग अलग नजर आ रही है। इसीलिए अटकलें तेज हैं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जहां वोट जिहाद का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार मुसलमानों को 10% टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।